सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम खुशबू है और मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इस क्वेश्चन की शुरुआत के पहले मैं बता दूं कि दिल्ली सल्तनत जो है, इससे पहले इसमें एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली पर शासकों के लिए भूमिका और सेना प्रबंधन का एक तरीका था। मतलब क्या है मेरा क्वेश्चन कहने का, इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत में जो थे वो जो सल्तनत में जो जो शासक आए उनका क्या क्या महत्वपूर्ण रहा, एकता प्रणाली पे क्या क्या वो थे, सबके क्या क्या प्रबंधन थे और क्या क्या वो थे तरीके। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत से पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जो दिल्ली सल्तनत थी वो उनमें क्या हुआ कि जो एकता प्रणाली की शुरुआत थी वो कई सुल्तानों द्वारा की गई थी। मतलब उनमें चेंजेस होते गए एकता प्रणाली में। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें चेंजेस होते गए। अब बताओ कि एकता प्रणाली है क्या? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो मैं बता दूं कि एकता का मतलब होता है एक भूमि का टुकड़ा या क्षेत्र जो सुल्तानों को द्वारा किनको दिया जाता है? जो उनकी सेवा करते हैं, सेवा के बदले। या तो अमीर अधिकारी हो सकते हैं या तो सैनिक हो सकते हैं। नकदी वेतन के बदले क्या दिया जाता है? भूमि का टुकड़ा, जिसको हम एकता कहते हैं। तो ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो इक्तादार होते हैं वो देश के लोगों से कर वसूलते हैं। अब मतलब कि मैंने आपको एक ज़मीन दी, आपने जो उस ज़मीन पे लोगों से खेती करवाई, जो भी कराई, और वो जो एरिया है उस एरिया को, मतलब मैंने आपको एक एरिया दिया, समझ लो मैंने बोला रखा रामपुरे का एरिया आपका है, तो वो आपके एरिया है। उस रामपुरे में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी जो टैक्स मिल रहा है आपको, उससे वो टैक्स आप ले लोगे। ठीक है, वो टैक्स आप लोगे। अब उससे क्या करोगे? पहले अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लोगे और अपने सैनिकों को वेतन दे दोगे। और जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, धन है, उसको क्या करोगे? अब सुल्तान को वापस कर दोगे, खजाने में दे दोगे। कुछ इस तरीके से ही होता था। अब मैं थोड़ा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया है। और इसका उद्देश्य क्या होता था? ये दिल्ली सुल्तान है, वो सैनिकों को धीरे धीरे भुगतान के बिना एक बड़ी सेना बनाए रखना। मतलब सुल्तानों द्वारा सैनिकों को पैसे नहीं दिए, बिना पैसे के ही एक बड़ी सेना बना दी। जिससे क्या हुआ, यानी कि जो सुल्तान है वो बिना पैसे दिए एक तो बहुत बड़ी तादाद में सेना, यानी कि सैनिकों को अपने उस पर बनाए रखते थे। और उनको वफादार बनाने के लिए क्या, ज़मीन का टुकड़ा दे दिया, इससे वो भी खुश हो जाते थे। और ये क्या, उससे क्या हुआ, वफादार रईसों और अधिकारियों को ज़मीन देकर पुरस्कृत करना। यानी कि जो वफादार लगता है उसको ज़मीन दे दी, ज़मीन का टुकड़ा दे के, और उन्हें पुरस्कृत कर दिया उनको। और वो कर दिया कि हाँ, और लोगों को भी ऐसा कर दिया कि हाँ, अगर हम भी अच्छे से वफादार रहेंगे तो हमें भी मिल सकता है। ठीक है। और लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है कि सुल्तान ने इसे कैसे नियंत्रित किया। ठीक है, तो जो सुल्तान थे उन्होंने इसको कैसे नियंत्रित किया, इसके बारे में बताने जा रही हूँ मैं। तो जो लोग थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो एकता है वो स्थायी रूप से नहीं दिया जाए। अभी कोई चीज़ किसी को परमानेंट मिल जाएगी तो उस पर उसका ही राज हो जाएगा। सो इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो सुल्तान जो है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो एकता है वो किसी को भी स्थायी रूप से ना मिले। और जो इक़्तिदार है उनको ना अक्सर नई नई जगह पर भेज दिया जाता था, ताकि क्या हो कि वो ज़्यादा शक्तिशाली ना बन पाए। जैसे कि अगर वो 10 साल से एक ही जगह ज़मीन के टुकड़े पे अपने वो अभी वो स्वाभित बना के रख रहे हैं, यानी कि वो अपना ही दिखा रहे कि उनका है, उनका, तो उनके आने वाले वंश होगा जो, वो भी उस पर वही करेगा। तो
क्या हो जाएगा, वो उनकी पूर्वजों की ज़मीन हो जाएगी और वो उनकी खुद की हो जाएगी, और जो वहाँ के लोग होंगे वो उन्हीं की बात मानेंगे। तो इसलिए उनको ज़्यादा शक्तिशाली ना बनाने के लिए और अपना प्रभुत्व वो करने के लिए क्या करते थे वो लोग, इक़्तिदारों को नई नई जगह भेज दिया जाता था, जिससे वो शक्तिशाली बन ही नहीं पाते थे। लेकिन इसमें समस्या भी आती थी कि जो है जो इक़्ता प्रणाली की समस्या यही थी कि जब जो है सुल्तान वो कमज़ोर पड़ गया और अब वो इक़्ता बांटने के लायक नहीं है, यानी कि अब उसमें इतनी शक्ति नहीं है, तो जो इक़्तादार होते थे ना वो उनका आदेश पालन करना बंद कर देते थे। और वो भी कहते थे कि हम आपके आदेशों का पालन क्यों करें जब आपके पास कोई शक्ति ही नहीं है। तो इसमें समस्या ये थी। और जो है और वो क्या करते थे, और वो जो कर के बचे हुए पैसे होते थे वो भी देने से मना कर देते थे, क्योंकि अब वो सुल्तानों के पास तो शक्ति है नहीं इतनी। वो क्या करते थे, जो उनको क्षेत्र मिला हुआ है उसको क्या करते थे, अपने अपने अधीन कर लेते थे और कहते थे कि हम राजाओं की तरह हैं, काम करने लगेंगे। यानी कि वो अपने क्षेत्र के राजाओं की तरह काम करने लग जाते थे, और जिसकी परिणाम स्वरूप और जिसकी वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का पतन भी हुआ था। क्योंकि जब एंड तक आते आते सुल्तान की शक्तियाँ कम होती गई, तो जो थे इक़्तिदारों ने उनकी बात माननी बंद कर दी, जिससे क्या हुआ, सो दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था एंड तक। तो इसमें एक वो है कि दिल्ली के विभिन्न सुल्तानों के अधीन इक़्ता प्रणाली के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी आएगा कि विभिन्न जो थे सुल्तान, उन्होंने इक़्ता प्रणाली में क्या क्या चेंजेस किए। तो आप इसको पहले कर लीजिए, फिर मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं बाद में इन क्वेश्चन का करूँगी। पहले जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ उसको आप सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने ये कर ली तो आपको पता ही है, आपको सब कुछ वैसे ही आ जाएगा आधा। तो पहला पॉइंट, तो पहली चीज़ तो आ गई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, सबसे स्टार्टिंग में उन्होंने स्टार्ट किया था इक़्ता प्रणाली, और कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की नींव उन्हीं के द्वारा रखी गई, क्योंकि इक़्ता प्रणाली की शुरुआत भी उनसे हुई है। और जो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी के क्या थे, गुलाम थे, जिन्होंने अपने योग्यता के बल पे सैनिक कमांडर का पद हासिल किया था। इनके बारे में हम बात करते हैं। इन्होंने 1206 से लेके 1210 तक शासन किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने क्या रईसों और सैनिकों को पुरस्कार के रूप में इक़्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, और कई केंद्रीय नियंत्रण नहीं दिया। यानी कि जो इक़्ता में कोई भी केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। शुरू में इक़्तिदार को अपने क्षेत्रों में काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त थी, कि वो उन पैसों से, यानी कि ढील दे रखी थी कि उनको जो पैसा मिल रहा है, टैक्स मिल रहा है, उसमें वो क्या करे, वो उनकी उस पर, ठीक है। और जो राजस्व संग्रह की बात करें जाए, तो इक़्तिदारों ने खुद को और अपनी सेनाओं को बनाए रखने के लिए भूमि से राजस्व एकत्रित किया। यानी कि जो राजस्व संग्रहण की बात थी वो भी इक़्तिदारों ने खुद ही शुरू की कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से। क्यों, उन्होंने देखा कि भाई अगर खुद को सैनिकों को वो बनाना है स्ट्रॉन्ग, तो क्या करना पड़ेगा, राजस्व एकत्रित करना पड़ेगा लोगों से। उन्होंने टैक्स वसूलना शुरू किया था इधर से ही। तो दूसरे शासक की बात करें तो इल्तुतमिश के अधीन इल्तुतमिश, इन्होंने 1210 से 1236 तक शासन किया, और इक़्ता का व्यवस्थीकरण इन्होंने ही किया है। क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया, इस प्रणाली को संस्थागत बनाया और केंद्रीय निरीक्षण लाया। जो ये थे इल्तुतमिश, इन्होंने सैन्य और प्रशासनिक उद्देश्य भी देखे, जिसे उन्होंने भूमि राजस्व में न केवल व्यक्तिगत आय के लिए बल्कि सुल्तानों के लिए सैनिकों को बनाए रखने के लिए भी था। मतलब इन्होंने भूमि राजस्व का क्या किया, को व्यक्तिगत आय, यानी कि भूमि की जो
उस भूमि से जो टैक्स मिल रहा है ना, उसको बस अपने उसके लिए नहीं था, जनता के लिए नहीं था, व्यक्तिगत आय के लिए नहीं था, बल्कि सैनिकों को बनाए रखने के लिए, सैनिकों को भी देने के लिए किया गया। अब इसने क्या किया, इसे कुलीनों के वंशानुगत दाव को रोकने के लिए क्या किया, एकता को बार बार स्थानांतरण किया। यानी कि जो स्थानांतरण था इन्होंने शुरू किया। और इन्होंने क्या किया भाई, स्थानांतरित किया, क्योंकि देखो भाई, अगर जो इक़्तिदार है कई सालों तक वहीं रहेंगे तो वही वो वंशानुगत हो जाएगी और वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। इसलिए उसने इनसे बचने के लिए उनको स्थानांतरण करना शुरू कर दिया। अब जो तीसरे आता है, तीसरे नंबर पर सुल्तान आता है, इसका नाम है बलबन के अधीन। वो बलबन, तो बलबन के अधीन क्या था, 1266 से लेके 1287 से है, ठीक है। जो इनके टाइम पे आते थे क्या हुआ, बलबन के टाइम पे आते आते क्या हुआ, जो बलबन है इनके टाइम पे अब स्ट्रिक्ट हो गई चीज़ें। अब इन्होंने सख्त केंद्रीय नियंत्रण लाने का वो किया। इन्होंने क्या किया, शाही सत्ता को बनाए रखने के लिए इक़्तिदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया। ताकि इनकी शक्तियाँ बनी रहे तो इन्होंने इक़्तिदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया और राज्यपालों और पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, क्योंकि वही राज्यपाल जो है कहीं किसी तरह का भ्रष्टाचार ना कर दे तो इन पर कई नज़र रखी जाती थी। और विद्रोह से बचने के लिए सैन्य सेवाओं पर नज़र रखी जाती थी कि भाई सेना का भी देखना पड़ता था कि कहीं क्या हो रहा है, कहीं इनको विद्रोह ना मिले, तो इस पर भी वो लोग क्या करते थे, नज़र रखते थे। अब इक्ता के भीतर कर संग्रह और प्रशासन की देखरेख के लिए नियुक्ति किए जाते थे क्या, शाही अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि इक्ता के भीतर कर संग्रह और प्रशासन की देखरेख वो शाही अधिकारियों के द्वारा की जाती थी, जिससे किसी भी तरह का विद्रोह ना फैले। अब ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट की बता रहे हैं, इसका तो पेपर में आना हमेशा का है। जो ये है ना, ये वाला जो लास्ट, इसका बताऊंगी मैं, इस सुल्तान का, इसका तो पेपर में आता ही है और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको आप अच्छे से याद करके जाना है, जिसका नाम है, जो बात कर रहे हैं हम अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी तो जो खिलजी है वो 1960, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 से 1316, सॉरी have some mistake, so cut this video here, 1372। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके 1316 तक इन्होंने क्या है, रईसों की शक्ति को रोकने के लिए क्या किया, सुधार किए। जो अलाउद्दीन खिलजी थे बड़े सख्त माने जाते थे और इनके क्रूर शासक नीति के लिए बहुत जाने जाते थे। जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने रईसों की शक्तियों को रोकने के लिए क्या क्या सुधार किए, यह मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो अलाउद्दीन ने इक़्तिदारों की स्वायत्तता को काफ़ी कम कर दिया। प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह, मतलब सुल्तानों के खजानों में सीधा अधिकार राजस्व लाने के लिए बाजार सुधार में शुरुआत की गई। यानी कि अब राजस्व है कि अपने खजाने को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या, बाजार में सुधार किए। अब क्या सुधार किए, जो खाने पीने की चीज़ों की बेसिक नीड्स की जो है उनकी जो कीमतें थी वो सुनिश्चित की गई कि जो गरीब व्यक्ति भी खरीद ले, अमीर व्यक्ति भी खरीद ले। और सैनिकों की रख रखाव को भी इन्होंने देखा है कि इक़्तिदारों को सैनिकों को बनाए रखना पड़ता था भाई। जो इक़्तिदार है वही सैनिकों को बनाएगा भाई। लेकिन धन के दुरुपयोग से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, वेतन का भुगतान सीधा सुल्तानों द्वारा किया जाता था। इनकी जो इक़्तिदार है वो सैनिकों को भुगतान करेंगे, यानी कि भुगतान मतलब
उनके लिए उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो इक़्तिदार पूरी करेंगी, लेकिन इन्फ्लेशन ना बढ़े, यानी कि मुद्रास्फीति ना हो, कि जो सॉरी सैनिकों को वेतन देंगे तो क्या होगा, वो अपनी वो जो पैसे हैं उसको ज़्यादा स्पेंड करेगा और लग्जरी में रह जाएगा भाई, अपने उसमें शौक पूरे करने में रहेगा, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मुद्रास्फीति बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी। इसको नियंत्रण में रखने के लिए क्या किया गया कि जो सैनिकों का भुगतान है वो सीधा सुल्तान द्वारा किया जाएगा और किसी द्वारा किया नहीं जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति को बचाया गया। और इन्होंने काफ़ी नियम जो थे वो सख्त बनाए हुए थे कि अगर कोई इसको तोड़ेगा तो सज़ा भी बहुत काफ़ी बेकार मिलेगी, जिससे लोग बहुत डरते थे। और अलाउद्दीन खिलजी का जो थे नियम, उसको तोड़ने से डरते थे भाई। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने एकता प्रणाली को विस्तार किया, लेकिन दूर दराज के लोग क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में वह काफ़ी संघर्ष किया करते थे। एकता को बार बार उन्हें सौंपा गया, जिससे रईसों में असंतोष पैदा हुआ भाई। क्योंकि इक़्तिदार है, उनको बार बार स्थानांतरण करके कहीं और क्षेत्रों में एकता दे देते थे, जिससे क्या हो रहा था भाई, इक़्तिदारों को बड़ा असंतोष मिल रहा था, तो उनको भी दिक्कत हो रही थी, बार बार यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाओ, वहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाओ, जिससे उनको इक़्तिदारों के अंदर बड़ा असंतोष पैदा हो गया। अब जो इनके तुगलक के जो कुप्रबंधन प्रबंधन के कारण विद्रोह में खासकर दूरदराज के इलाकों में हुआ ही। अब इनके जो कुप्रबंधन थे, विकेंद्रीकरण के मुद्दे थे जो, उसके कारण क्या हुआ, दूर दराज के इलाकों में विद्रोह शुरू हो गया। अब फिरोज शाह आए 1351 में। अब थोड़ा हिंदी इंग्लिश का देख लेना, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ ना, तो मेरे से हिंदी इंग्लिश दोनों निकल जाती है, तो मैं जो गिनती है कभी कभी ऐसे बोल देती हूँ, सो सॉरी, उसका ध्यान रखना। कभी 1388 में 1351 से लेके 1388 में क्या हुआ, फिरोज शाह का शासन आया। इसमें क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि इक़्तिदारों को स्टार्टिंग से इतनी वो मिलती आ रही है बंदिशें, तो इनका भरोसा और थोड़ा वफादार बनाने के लिए इक़्तिदारों को इन्होंने क्या किया, इन्होंने एकता प्रणाली में ढील डाल दी। जिससे अब बताती हूँ मैं, जिससे क्या हुआ कि इसका पतन होना शुरू हो गया, किसका, तो दिल्ली सल्तनत का। अब यहीं से दिल्ली सल्तनत का पतन होना शुरू होएगा, क्योंकि इन्होंने ढील डालनी शुरू कर दी। इसने क्या किया, इक़्तिदारों पर सैन्य मांगों को कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, और इन्होंने क्या किया, इससे पहले सैन्य मांगों को कम कर दिया और सीधा अधिक स्वायत्ता दे दी, किसको, इक़्तिदारों को। और क्या हुआ, इन्होंने कहा वही वंशानुगत एकता है जो पहले नहीं चलता था, इन्होंने कहा अब चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। रईसों को बीच वफादारी बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही वंशानुगत एकता भी दे दिया कई मामलों में। अब क्या हुआ, राजस्व में गिरावट आने लगी, क्योंकि वही जो थे इक़्तिदार, वो भाई अब उन्होंने ढील ले ली। अब इनके पास टैक्स इतना नहीं है ना, क्योंकि वो सब तो अपने पास रख रहे थे। अब क्या हुआ, राजस्व में गिरावट आ गई, जिससे सैन्य बलों और प्रशासन पर नियंत्रण कमज़ोर होता गया। किसका, फिरोज शाह तुगलक का। और जो कमज़ोर राजा की बात तो वैसे भी नहीं मानते हैं, इसलिए कमज़ोर हुआ, इसकी बात माननी बंद कर दी इक़्तिदारों ने, और ख़त्म दिल्ली सल्तनत का गिरावट का टाइम आना शुरू हो गया 15वीं सेंचुरी से। तो क्या हुआ, इसके बाद केंद्रीय नियंत्रण के टूटने के बाद एकता प्रणाली अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गई, क्योंकि कमज़ोर शासक
सख्त नियंत्रण लागू करने में विफल रहे, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रीय स्वतंत्रता कई राज्यपालों यानी कि इक़्तिदारों ने स्वायत्तता की घोषणा कर दी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और जिससे क्षेत्रीय राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, तो जहाँ तक मैंने आपको ये बताया है, ये इकतक प्रणाली के बारे में बताया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है। और यहाँ मैं अपने आप को अब यहाँ मैं आपको इधर इधर लेके आती हूँ, यहाँ इस स्क्रीन पे। यहाँ पे जो इस स्क्रीन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके चांसेस भी दे रखे हैं मैंने कि कितने परसेंट चांस है कि पेपर में आ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 80% दे रखा है, यहाँ पे 50% दे रखा है, यहाँ पे 90% दे रखा है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज बता रखी है मैंने कितने कितने परसेंट आने के चांसेस है। और आपको यकीन ना हो तो ये संभावना निष्कर्ष देख लीजिए। ये इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो इनको पक्का पढ़ के जाना, अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो। और मेरे पेपर के बाद आके मेरी ये वीडियो वापस देखना। इनमें से आपको क्वेश्चन ना मिलाए तो आप मेरे चैनल को अनफॉलो को कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसके दिल्ली सल्तनत की स्थापना में कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका बताइए। अब जो आपको बताया था मैंने, कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं क्या दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये गुलाम थे किसके, मोहम्मद गोरी के, और इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर सैन्य कमांडर का पद हासिल किया और इन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मोहम्मद गोरी ने जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर जो उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो था। ठीक है, उसके बाद जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने अधीन जो क्षेत्र थे उस पर शासन करना शुरू कर दिया। और इनके प्रमुख कार्य में से एक कार्य था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, इन्होंने प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की थी और वह सुल्तान नहीं बल्कि अपने आप को लखनौती की शासक कहलाए। और इनका महत्व क्या था, इन्होंने ऐबक वंश की नींव रखी और तुर्की शासन का आरंभ किया। और इन्होंने ही इस्लामी और भारतीय संस्कृति का मेल हुआ इनके टाइम में। इसके चांस है 90% है, बट मैं आपको कहूँगी क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। देखा, अब मैंने कहा था आपको अलाउद्दीन खिलजी है इसको, तो इसका टॉपिक आप अच्छे से पढ़ के जाना। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके नियम, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारे वो आते हैं, तो आप इसको अच्छे से करते हुए जाओ। तो पहली चीज़ है कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे दिल्ली सल्तनत के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक थे। अपने शासन में मजबूती बनाने के लिए इन्होंने कई आर्थिक सुधार किए। भूमि कर में सुधार करने किया इन्होंने। कृषि उपज का 50% जो हिस्सा था वो राज्य के खजाने में जाता था। और उनसे अमीर और जमींदार के विशेष अधिकार को खत्म कर दिया। भाई सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये की कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए इन्होंने अमीरों और जो जमींदार थे उनके विशेष अधिकार खत्म कर दिए, जिससे क्या हुआ, भूमि कर में सुधार हो। इन्होंने मूल्य नियंत्रण के लिए क्या किया, दैनिक उपयोग की वस्तुओं के निश्चय तो मूल्य कर दिए, यानी कि प्राइस जो थे वो निश्चित कर दिए कि भाई इतने प्राइस रहेगा। और जो कोई रूल ना तोड़े इसके लिए इन्होंने क्या किया, बाजार में कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। किसके द्वारा, इन्होंने जासूस छोड़ दिए बाजार में जो निगरानी रखते थे। और कोई जमाखोरी ना करे, यानी कि अनाज की जमाखोरी ना हो। और या तो फिर कभी ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि क्या होता है इसको, कभी आपदा आने पर अनाज की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, गोदाम बनवाए। इसमें अनाज की जमाखोरी को रोकने के लिए बड़े बड़े गोदाम बने और उसी जमाखोरी से बचने के लिए बनाए गए गोदाम, जिससे क्या हुआ कि अगर कभी ज़रूरत के समय अनाज की जरूरत पड़ती थी तो इधर से निकाल लिया जाता था। सैनिक सुधार किए उन्होंने। सैनिक को नगद वेतन की जगह बाजार दरों पर वस्तुओं को आपूर्ति कराई, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, सैनिकों को सीधा जो खाना के सामान चाहिए तो वो प्रोवाइड करा दिया।
बिस्तर चाहिए सोने के लिए तो वो प्रोवाइड करा दिया, पहनने के लिए कपड़े चाहिए तो वो प्रोवाइड करा दिया। इनका महत्व क्या था? इन्होंने आर्थिक सुधारों के लिए सल्तनत को स्थिरता को बढ़ावा दिया था। इनके जो आर्थिक सुधार थे उससे क्या हुआ, सल्तनत को स्थिरता का बढ़ावा मिला। लेकिन जैसे इनकी मृत्यु हुई, इनका पूरी वो जो थी, कोई किसी ने कुछ फॉलो नहीं किया, फिर वापस नॉर्मल हो गया। 85% चांसेस है अलाउद्दीन खिलजी के आने के। तो आप देख लीजिए इसके बारे में 85% है, और जो मैंने आपको पहले बताया था अगर आप वो भी करके जाओगे तो आपको 100% दिख जाएगा, वो पक्का ही आएगा। तुगलक वंश के बारे में बताते थे। तुगलक वंश के पतन के कारणों का विश्लेषण करें। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में से एक था। इसके पतन के कई कारण थे। सबसे पहला कारण था अति महत्वाकांक्षी योजनाएं, और मोहम्मद बिन तुगलक की योजना कैसी थी, जैसे राजधानी का स्थानांतरण और मुद्रा सुधार, जो दोनों ही असफल रही। ठीक है। और दूसरा प्रशासनिक कमजोरी, इनका प्रशासनिक ढांचा कमजोर था और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, और इनके अंदर आंतरिक विद्रोह होने लगे थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बंगाल, गुजरात और दक्कन जैसे क्षेत्रों में विद्रोह बढ़ते गए। मंगोल आक्रमण हो गया भाई, इनका आक्रमण होने लगे। मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, इससे सल्तनत की सुरक्षा को कमजोर कर दिया। और इनका महत्व क्या था? तुगलक वंश का पतन सल्तनत के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। भक्ति आंदोलन का उदय और प्रभाव पर प्रकाश डाले। भक्ति आंदोलन 14वीं और 15वीं शताब्दी में एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में उभरा। उदय के कारण इस्लाम के प्रसार के कारण हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता थी। जाति भेदभाव और धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ जन आक्रोश हुआ, जिससे क्या हुआ, भक्ति आंदोलन को लहर मिल जानी। मुख्य विचारधारा क्या थी? ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति, जाति पंथ और धर्म पंथ की समानता। प्रमुख संत कौन कौन थे इसमें? संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और तुकाराम। प्रभाव क्या हुआ? समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला, जिससे जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद का प्रभाव कम होता गया। ये 95% चांसेस है, इसको तो समझे करके जाना। और एक और क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और इसके सांस्कृतिक योगदान पर चर्चा करें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। इनकी स्थापना कैसे हुई? तुगलक वंश की कमजोरी का लाभ उठाते हुए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित था। सांस्कृतिक योगदान, कला और वास्तुकला, होयसला और चोल शैली का विकास, साहित्य, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का उत्थान, धर्म, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, और व्यापार में क्या हुआ? समृद्धि हुई। समुद्री व्यापार में समृद्धि हुई। महत्व क्या था? विजयनगर साम्राज्य में दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य 90% चांसेस है, आप इसको अच्छे से करके जाना। सुल्तानों द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक ढांचे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की थी, और इसमें केंद्रीय प्रशासन था। सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था। मंत्री परिषद में वजीर, दीवान ए आजिर, दीवान ए इंशाह कहलाते थे। जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें साम्राज्य को कई प्रांतों यानी कि एकता में बांटा गया। प्रांतों पर गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है। सेना, स्थायी सेना की स्थापना, सैनिकों को नकदी वेतन और जमींदारी यानी एकता दी जाती थी। न्याय प्रणाली, शरिया कानून के तहत न्याय, इसके 80% चांसेस है। अब यहाँ पर निष्कर्ष आप देख लो, ये क्वेश्चन के चांसेस इतने हैं। और ये देखो, आप थोड़े क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ जरा ये क्वेश्चंस। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे और उनकी
प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? अब देखो, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? वो तुगलक ऐबक, और इनके बारे में आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का क्या थी? इन्होंने क्या किया था? बाजार की नियंत्रण नीति के करने के लिए क्या किया? इन्होंने प्राइस सबके लिए सेम कर दिए, और इन्होंने सैनिकों को नकदी वेतन की जगह क्या दिया भाई? जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी डेली उसको वो प्रोवाइड करानी शुरू कर दी। इन्होंने बाजार में कड़े नियम लागू कर दिए। ठीक है, इन्होंने मुद्रास्फीति को बचाने करने कम करने के लिए क्या किया? इन्होंने अमीर और अधिकारियों की विशेष अधिकार छीन लिए, जिससे क्या हुआ? वस्तुओं का जो दाम था वो उतना ही रहा, इन्फ्लेशन हुई नहीं। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की दो प्रमुख विफलताएं बताइए। क्या था? एक, राजधानी को अपनी बदलना, राजधानी स्थानांतरण करना, और क्या था? और दूसरा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो इनके विद्रोह आया था। सूफी और भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यही बताना कि जो है ब्राह्मणवाद को कम करना, और जो था बताना कि भक्ति मोक्ष की प्राप्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर की स्थापना किसने की थी? दोनों की थी, हरिहर और बुक्का ने। कब? तुगलक वंश की जब वो चल रही थी, डाउनफॉल चला था तुगलक वंश का, तभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों का प्रकाश डालिए भाई। देखो, तो पहला कारण क्या था भाई? जो इक़्तिदार थे उनको परमानेंटली जमीन देना। दूसरा कारण, स्वायत्तता दे देना इक़्तिदारों को। तीसरा, कमजोर शासक हो गए थे और कड़े कानून कर नहीं पा रहे थे। और सैनिकों का जो था मनोबल कम कर दिया था। कैसे कम किया? उनकी नकदी वेतन को कम कर दिया भाई। बाजार में भ्रष्टाचार फैल रहा था, इसी कारण। मोहम्मद गजनी के आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़े? तुगलक वंश के समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 13वीं से 15वीं सदी के दौरान वास्तुकला और साहित्य में हुए योगदान पर चर्चा करें। बहमनी साम्राज्य के नीतियों और उपलब्धियों का विश्लेषण करें। देखो, ये क्वेश्चन पेपर टाइप मैंने बना के दिया है, आपको देख लीजिए जरा। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों की तुलना कीजिए। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण और उनके ऐतिहासिक महत्व का। देखिए, क्वेश्चन वही है, फिर रिपीट हो गया है, तो उसको थोड़ा आंसर शीट भी दे रखी है मैंने, आप ये देखो, आंसर देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में कुतुब मीनार का निर्माण और दिल्ली को मजबूत आधार पर देना शामिल था। अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तुकला की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कठोर बाजार नीति अपनाई। उन्होंने वस्त्र, अनाज, अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को मूल्य तय किया, तो व्यापारियों को इन नियमों का पालन करने के लिए अनिवार्य था और उल्लंघन करने पर सख्त दिए जाते थे। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा ही स्पीड बोल रही हूँ, सो सॉरी इसके लिए, बट इतनी स्पीड में बोलने की मेरे को आदत हो गई है, सो सॉरी। मैं बहुत कोशिश करूँगी धीरे बोलने की। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की प्रमुख विफलताएं बताने को बोला था गया था। तो राजधानी को दिल्ली के दौलताबाद स्थानांतरण करना, मैंने कहा था ना, राजधानी स्थानांतरण करना एक, जिसमें काफ़ी जान हानि हुई थी, जनहानि। तांबे के सिक्के का प्रचलन, यानी कि जिससे आर्थिक अराजकता फैली हुई, तांबे के सिक्के का की अराजकता। सूफी और भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इन आंदोलनों का प्रमुख उद्देश्य समाज में धार्मिक सहिष्णुता, भक्ति और मानववाद को बढ़ावा देना, और आंदोलन तो हिंदू मुस्लिम सामंजस्य का माध्यम थे ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी, और 1336 में की थी। केंद्रीय शासन की कमजोरी, विदेशी आक्रमण जैसे तैमूर का आक्रमण, भारतीय शासकों पर सुल्तानों के बीच मतभेद, आर्थिक अस्थिरता का विद्रोह। ये क्वेश्चंस के आंसर आप देख लीजिए।
ये बस शॉर्ट फॉर्म में है, आप इसको बाद में बड़े में कर सकते हैं। देखो मैं थोड़ा आपको एलोबरेट भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, आप इसको अपनी मर्जी से और अच्छे से कर सकते हैं। सो आपको अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट कर देना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक डाल दूँगी, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बता देना किस पे बनानी है। और ये बस शॉर्ट वीडियो थी, इसके अच्छे से मैं आपको एलोबरेट करके अच्छे से वीडियो बना के दूँगी। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं स्टार्टिंग से, अभी नया नया इंसान पढ़ाना शुरू करता तो थोड़ा कॉन्फिडेंट डाउन होता है, बट आपको मैं बाद में अच्छे से पढ़ाऊँगी। सो थैंक यू।